मॉर्निंग बच्चों, आज हम चैप्टर 10 सदिश बीजगणित इसकी विविध प्रश्नावली करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की, देखो एक्स वाई तल में ये एक्स वाई तल है, यहाँ पे एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, तो ये जो इधर वाला एरिया है ये होता है एक्स वाई तल। एक्स वाई तल की एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ, ये धनात्मक दिशा होती है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा ये वाली है, इससे वामाव्रत दिशा में, वामाव्रत दिशा इधर की तरफ हुई, बाएं हाथ की तरफ, सॉरी इधर की तरफ, वामाव्रत दिशा में एक्स अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें इसका मात्रक सदिश लिखना है। तो एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामाव्रत दिशा में OP 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो जैसे आप रूम की मान लो, रूम की एक अक्ष को एक्स अक्ष और दूसरी अक्ष को वाई अक्ष मान लो। अगर एक अक्ष के साथ आप 30 डिग्री का कोण बनाते हो तो दूसरी अक्ष के साथ 60 डिग्री कोण बनता है, और एक्स अक्ष के साथ वाई अक्ष होता है नीचे रूम में, जेड तो ऊंचाई हो गई, तो ये 30 अक्षीय हो गया और 30 डिग्री ये हो गया और 60 डिग्री ये कोण हो गया। तो एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामाव्रत दिशा में OP 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, वामाव्रत दिशा, वामाव्रत होता है उल्टे हाथ की तरफ और उल्टा हाथ हमारा इस तरफ जाता है। तो एक्स अक्ष के इधर अगर बनाएंगे तो वो जेड के साथ 60 डिग्री बन जाएगा, वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। वामाव्रत में इधर मैंने बनाया है क्योंकि ये रूम की भुजाएं मानी है एक्स और वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष के साथ अगर 30 का बन रहा है तो वाई के साथ 60 का बन रहा है। एक्स अक्ष के साथ बना कोण 30 डिग्री है, वाई अक्ष के साथ बना कोण 60 डिग्री, और जेड अक्ष के साथ बना कोण, क्योंकि रूम की जो भुजाएं होती हैं, नीचे से तुम देखोगे रूम को तो एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, वो ऊंचाई के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, इसलिए जेड अक्ष के साथ बना कोण हो जाएगा 90 डिग्री। अब OP की दिक्भुजाएं ये क्या होंगी, L दिक्भुजाएं मतलब डायरेक्शन कोसाइंस, N हो गया cos 30 डिग्री √3/2, M cos 60 डिग्री 1/2 और N हो गया cos 90 डिग्री 0। अब हमें ये पता है L² + M² + N² इजिकल टू, ये 1 के इक्वल होता है। तो हम इसको ये सिद्ध करके उसमें ऊपर दिया है कि मात्रक सदिश, तो पहले हम इसको 1 के इक्वल प्रूव कर दें, L² + M² + N², तो √3/2 का स्क्वायर + 1/2 का स्क्वायर + 0 इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/4 1 के इक्वल। तो मात्रक सदिश हमने दिखा दिया। अब इसका सदिश क्या हुआ, OP वेक्टर √3/2i, ये L जो हो गया √3/2i 1/2j और 0 के को हम हटा देंगे, 0 के कैप, तो आंसर आ गया हमारा OP वेक्टर √3/2i कैप + 1/2j कैप। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, बिंदु P x1 y1 z1 और Q दिया है x2 y2 z2, इन दो को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। अब ये दो बिंदु क्या हो गए, जैसे ये P हो गया और ये Q हो गया, P के x1 y1 z1 है, तो अगर मूल बिंदु लेते हैं, मूल बिंदु हम यहाँ कहीं लें O, तो मूल बिंदु के सापेक्ष अगर हम देखें इसको तो OP वेक्टर आ जाएगा x1i y1j + z1k, और Q के बिंदु हैं x2 y2 z2, तो O के सापेक्ष Q के सदिश OQ सदिश आ जाएगा x2i + y2j + z2k। अब PQ को मिलाने वाला सदिश, ये PQ वेक्टर
जो बाद में होता है उसे पहले लिखते हैं ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू के वेक्टर्स लिख दिए, ओ पी का लिख दिया हमने। सॉल्व करा इसको तो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। पी क्यू के अदिश घटक, अदिश घटक क्या होते हैं? आई जे और के गुणांक, ये तीनों, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इसका परिमाण निकालना है तो मॉडुलस निकालना है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आपका है, एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। हमने मूल बिंदु मान लिया ये, इससे जाओ पश्चिम में, W वेस्ट साइड, इधर ईस्ट होगी उधर वेस्ट, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे। तो इससे वेस्ट दिशा में गई और कितना चली वो? 4 किलोमीटर, इतनी दूरी हो गई 4 किलोमीटर। उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में 30 किलोमीटर, उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की ओर, उत्तर इधर हो गया, सॉरी उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर से पूर्व दिशा में, उत्तर इधर है और पूर्व इधर है, ये उत्तर है इधर, अब इधर पूर्व है क्योंकि पश्चिम उधर है पूर्व इधर है। उत्तर से पूर्व की दिशा में, उत्तर से पूर्व इधर हो गया, 30 डिग्री कोण बन रहा है। तो उत्तर से पूर्व की तरफ 30 डिग्री कोण बनाते हुए 3 किलोमीटर चलती है, तो 3 किलोमीटर इतना डिस्टेंस हो गया ये। और फिर यहाँ पर रुक जाती है, ये क्यू बिंदु पर आके रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़के का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो प्रस्थान बिंदु ये है O और ये क्यू अंतिम बिंदु है, इतना हिस्सा हो गया विस्थापन। हमें इसे ज्ञात करना है विस्थापन। माना लड़की O बिंदु से चलना प्रारंभ करती है, प्रारंभिक बिंदु O, पश्चिम दिशा में OP 4i, क्योंकि ये x अक्ष जो है वो i का गुणांक है तो 4i। उसके पश्चात लड़की उत्तर से पूर्व की दिशा में, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। OQ हो गया 3 किलोमीटर। एंगल APO 90 डिग्री, क्योंकि पूर्व और उत्तर के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। अब कोण APQ प्लस QPO 90 डिग्री, ये 30 डिग्री हमारे पास, तो ये हमारा 60 डिग्री आ गया। अर्थात PQ OP के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। OX के अनुदिश PQ का अदिश घटक, ये हो गया PQ cos 60, तो 3 cos 60 आ गया, 3 × 1/2 और 3/2। OY के अनुदिश PQ का अदिश घटक PQ sin 60, 3 sin 60, ये √3/2 तो 3√3/2। PQ वेक्टर हो जाएगा PQ cos 60 i कैप प्लस PQ sin 60 j कैप, क्योंकि PQ दोनों साइड में है, बीच में है। ये 30 डिग्री जो कोण बना रहा है ये x अक्ष के साथ 60 डिग्री का बना रहा है और y अक्ष के साथ 30 डिग्री का बना रहा है। तो PQ इसके दो जो गए वो ये PQ cos 60 हो गया और PQ sin 60 हो गया। ये 3/2i और 3√3/2j। सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से OQ हो गया PO वेक्टर प्लस PQ वेक्टर -4i और ये हो गया 3/2i प्लस 3√3/2j कैप। OP इसमें हमारा 4i है, अगर हम PO कर देंगे तो -4i हो जाएगा इसमें। अब इसका हम सॉल्व करेंगे, i के गुणांक और j के गुणांक को इकट्ठा कर देंगे तो -5/2i प्लस 3√3/2j कैप। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, यदि वेक्टर b वेक्टर प्लस a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तब क्या यह सत्य है कि मॉडुलस a इज इक्वल टू मॉडुलस b प्लस मॉडुलस c? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसका उदाहरण से देखेंगे। a वेक्टर b वेक्टर प्लस c वेक्टर के इक्वल दिया हुआ है,
तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनके परिमाण भी बराबर होंगे। मॉडुलस ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस बी प्लस सी वेक्टर। दोनों पक्षों का वर्ग करो, मॉडुलस ए का स्क्वायर मॉडुलस बी प्लस सी का स्क्वायर, मॉडुलस ए का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर को खोलेंगे तो ये दोनों डॉट प्रोडक्ट में आ जाएंगे, क्योंकि सूत्र होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ए का स्क्वायर। अब ये बी वेक्टर को लिया, इस पूरे को इकट्ठा ब्रैकेट में रख दिया, सी वेक्टर को लिया, इस पूरे को इकट्ठा ब्रैकेट में रख दिया। बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, सी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। अब ये बन गया मॉडुलस बी का स्क्वायर, ये बी डॉट सी ऐसे ही रहा। इसको हमने क्रम विनिमय नियम लगा दिया, बी यहाँ पे लिख दो आप ब्रैकेट में क्रम विनिमय नियम से। जितने भी रीज़न लिखोगे उतने आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, तो कोशिश करो जो भी रूल लगाओ वो नियम जरूर लिख दो। तो बी डॉट सी, और ये हो गया मॉडुलस सी का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर, ये दोनों सेम हो गए टू बी डॉट सी, और ये हो गया मॉडुलस सी का स्क्वायर। अब इसका सूत्र लगा दिया हमने, मॉडुलस बी मॉडुलस सी कॉस थीटा। तो थीटा क्या है, बी और सी के बीच का कोण। अब अगर हम थीटा को 0 लेते हैं तो यहाँ कॉस 0 बन जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, 2 मॉड बी मॉड सी हो जाएगा, और मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी मॉड सी के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल लेते हैं हम तो मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी प्लस मॉड सी। तो ये किस केस में होगा, जब थीटा 0 होगा तभी उसी केस में मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी प्लस मॉड सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ब्रैकेट में एक मात्रक सदिश है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हमें दिया एक मात्रक सदिश है। तो ये मात्रक सदिश है, एक्स की गुणा तीनों में कर दी हमने, तो ये भी मात्रक सदिश हो गया। अब इसका मॉडुलस 1 के इक्वल हो, मतलब जब मात्रक सदिश है तो मॉडुलस 1 के इक्वल हो। मॉडुलस इसका सूत्र लगाओ, एक्स का स्क्वायर इस वाले एक्स का स्क्वायर, ये वाले एक्स का स्क्वायर, ये वाले एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट कर दिया 1 के इक्वल। तो √3x का स्क्वायर 1 आ गया, √3x प्लस माइनस 1 आ गया, क्योंकि जब रूट हटेगा तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3। अब हमें दो सदिश दिए हुए हैं, एक है सदिश ए और दूसरा है सदिश बी। इनके परिणामी मीन्स रिजल्टेंट, इसको आप इसमें रिजल्टेंट का मतलब होता है इनको ऐड करना। देखो परिणाम और परिमाण इन दोनों में अंतर होता है। ये लिखा है परिणाम मतलब रिजल्टेंट मतलब सम करना, और परिमाण होता है मॉडुलस निकालना, जो भी तक हम पिछले क्वेश्चंस में निकाल रहे हैं उसमें परिमाण लिख रहे हैं हम। तो हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं ए और बी, इन दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सॉल्व करेंगे 3i कैप प्लस जे कैप। अब हमें निकालना है इसके समांतर एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 5 इकाई है। तो पहले तो हम इसका मॉडुलस निकाल लेंगे, ये √10 आ गया। अब सी वेक्टर का निर्देश मात्रक सदिश, जब भी हमें दिया हो कि 5 इकाई निकालना है, 7 इकाई, 8 इकाई, कुछ भी दिया हो, सबसे पहले मात्रक सदिश निकालेंगे। उसका सूत्र होता है सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर अपन मॉडुलस सी। तो 3i कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू √10, तो 3/√10 आई कैप 1/√10 जे कैप। अब सी के समांतर सदिश जिसका परिमाण, यहाँ पे परिमाण आएगा, जिसका परिमाण 5 इकाई है, तो 5 से इसको गुणा कर देंगे हम। तो ये है परिमाण, ये 5 इकाई है। अभी आ गया 5 × 3/√10 आए प्लस 5 × 1/√10 जी, नीचे √10 है, तो 2 से ऊपर गुणा करा, 2 से नीचे गुणा करा, ऊपर 2 से गुणा करेंगे 10 हो गया, नीचे 2 आ रह गया। ऐसे इसमें करेंगे 2 से ऊपर गुणा, 2 से नीचे गुणा, ऊपर 10। अब √10 से √10 कैंसिल करो, √10 आ गया, /2 × 3i। यहाँ पे भी ये 5 × 10 हो गया,
√10 से हम 10 को कैंसिल करेंगे तो √10 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3√10/2i प्लस √10/2j। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ए, बी और सी वेक्टर दिए हुए। ए वेक्टर है i प्लस j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, सी वेक्टर i माइनस 2j कैप प्लस k कैप। हमें क्या निकालना है 2a कैप माइनस 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो पहले तो हम इन तीनों को जो दिया हुआ है इसको सॉल्व कर लेंगे। हम सारा इसको सॉल्व करके आ जाएगा 3i माइनस 3j प्लस 2k। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे हम, क्योंकि मात्रक सदिश के लिए मॉडुलस में निकालना होता है हमें। तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √22। अब इसके अनुदिश मात्रक सदिश ये पहले हमने ये लिख लिया, फिर हमने अपॉन √22 कर लिया, क्योंकि इसमें जो सूत्र लगा है वो लगा है सी कैप इजिकल टू सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस सी। ये इसमें सूत्र हमने लगाया है। ये आ गया 3/√22i कैप माइनस 3/√22j कैप प्लस 2/√22k कैप। 8th क्वेश्चन है, दर्शाइए बिंदु ए 1 - 2 - 8, बी 5 0 - 2 और सी 11 3 7। ये संरेख है। हमें ये बताना है कि ये संरेख है और बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम ओ के सापेक्ष ए का स्थिति सदिश निकाल लेंगे OA, ओ के सापेक्ष बी का स्थिति सदिश OB, ABC ओ के सापेक्ष ए का निकालेंगे तो OA आ जाएगा हमारे पास। ये बी के सापेक्ष निकालेंगे तो ये बिंदु जो हैं ये सदिश में चेंज हो जाएंगे 5i माइनस 2k, और सी के सापेक्ष निकालेंगे तो OC वेक्टर 11i प्लस 3j प्लस 7k। अब ए बी वेक्टर हमें ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और सी ए निकालना है। फिर देखते हैं तीनों में क्या रिलेशन बनता है, क्योंकि संरेख हमें इसमें दिखाना है। तो ए बी निकाला पहले हमने, ये आ गया ए बी वेक्टर, फिर ए बी का मॉडुलस निकाल लिया 2√14 आ जाएगा ये। फिर हमने बी सी निकाला OC माइनस OB, ये आ गया 6i प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। बी सी का मॉडुलस निकाला हमने तो 3√14 आ गया हमारे पास। अब सी ए निकाला हमने OA माइनस OC और इसको सोल्व करा, इसका मॉडुलस निकाला, ये आ जाएगा 5√14। अब हम देखते हैं अगर ए बी और बी सी को हम जोड़ते हैं तो 2√14 प्लस 3√14 5√14 और ये सी ए के इक्वल हो जाएगा। मतलब दो रेखाओं को जोड़ा, जैसे ए बी और बी सी, ए बी और सी, ए बी और ए सी को जोड़ा हमने तो ए सी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये तीनों संरेख हैं। अब क्योंकि ए बी प्लस बी सी सी ए के इक्वल है तो ए बी सी तीनों संरेख हो गए। अब हमें ये बताना है कि बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ए ये है, बी ये है, सी ये है। बी ए सी को किस अनुपात में कर रहा है, माना कि लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। तो माना बिंदु बी ए सी को लैम्डा अनुपात 1 में काटता है या विभाजित करता है। तो ओ बी इसका क्या होता है, ओ बी अगर हम निकालेंगे तो लैम्डा इंटू सी 1 इंटू ए, लैम्डा को ओ सी से करेंगे, 1 को ए से करेंगे अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये सूत्र होता है इसका। अंतः विभाजन का आपने पढ़ा हुआ है। तो ओ बी हमारे पास ये है, ये हमने ओ सी की वैल्यू रख दी, ओ ए की डाल दी लैम्डा प्लस 1। इससे हम लैम्डा की वैल्यू ये इस फॉर्म में आ गया। आई के गुणांकों की तुलना करने पर 5 लैम्डा प्लस 5, ये 5 लैम्डा प्लस 5, इधर से 11 लैम्डा प्लस 1 सॉल्व करेंगे, लैम्डा आ जाएगा 4/6 मीन्स 2/3। तो मतलब अब अनुपात क्या हुआ इसमें, अनुपात हो गया 2/3/1। इस 3 को यहाँ गुणा कर देंगे तो 2/3 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसको बाकी से हम चेक भी कर सकते हैं जे के गुणांक की तुलना करने पर। तो ये 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2, यहाँ से भी लैम्डा 2/3 आ गया।
अब के गुणांकों की तुलना करो। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करना, -8 यहाँ पे -8 करो, यहाँ -8 करो, यहाँ पे -8 करो, और ये तो हमारा सही है, इसमें तो कुछ नहीं। के गुणांक अब देख, यहाँ तो हमने लैम्डा = 2.3 निकाल दिया। यहाँ पे हम चेक करेंगे इसको के गुणांक की तुलना पे, तो -2 लैम्डा -2 7 लैम्डा -8, तो ये हो गया। सॉल्व करेंगे इसको तो दोनों तरफ -10/3 आएगा, ये सत्य है हमारा। इसलिए अतः बिंदु बी AC को 2:3 में विभाजित करता है। 9th क्वेश्चन है, दो बिंदुओं एक में दे रखा है B 2A + B, दूसरा दे रखा है Q A - 3B को मिलाने वाली रेखा 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो R बाह्य बिंदु है, PQ एक लाइन है और R बाह्य बिंदु है। बिंदु R PQ को 1:2 में विभाजित करता है। बिंदु P पहले लिखा है, इसलिए R के साथ पहले बिंदु P लिखा जाएगा, क्योंकि R इधर से भी विभाजित कर सकता था बाहर, लेकिन ये P के से 1 का अनुपात है और Q से उसका 2 का अनुपात है, इसलिए R के पास हम P लिखेंगे और Q को हम दूर लिखेंगे। तो पहले हम P के R के हम निर्देशांक निकालते हैं और फिर ये सिद्ध करना है कि बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। बाद में हम ये सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले हम बिंदु R के निर्देशांक निकालते हैं। बिंदु R बिंदु P तथा Q को मिलाने वाली रेखा को 1:2 में विभाजित करता है। तो बिंदु R का स्थिति सदिश क्या हुआ? अब ये हमारे हो गया P के साथ, तो 1 के साथ हमारी Q की गुणा होगी। पहले हम 1 के साथ Q की गुणा करेंगे और 2 के साथ P की गुणा करेंगे। बिंदु R का स्थिति सदिश 1 × बिंदु Q का स्थिति सदिश -2 × P का स्थिति सदिश, और नीचे हमारा आएगा 1 - 2, क्योंकि जब बाह्य विभाजन होता है तो माइनस का साइन आता है। तो 1 × A - 3B -2 2A + B 1 - 2। सॉल्व करेंगे इसको, हम सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो R का स्थिति सदिश आ गया 3A + 5B। अब हमें बताना है QR के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। तो जब मध्य बिंदु निकालते तो Q का स्थिति सदिश प्लस R का स्थिति सदिश अपॉन 2, Q का लिखेंगे, R का लिखेंगे, ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। यह आ गया 2A + B, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। यह बिंदु P का स्थिति सदिश है, अतः बिंदु P QR का मध्य बिंदु है। 10वां क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, एक ये भुजा ले ली मान लो हमने, और एक हमने ये भुजा ले ली, ये ABCD चतुर्भुज कोई। इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अब दो हमें संलग्न भुजाएं दी हुई हैं, एक को A वेक्टर मान लिया, दो संलग्न भुजाएं दी हुई हैं 2i - 4j + 5k, दूसरी दे रखी है i - 2j - 3k। एक को हमने एक वेक्टर मान लिया, ये हो गया, दूसरे को B वेक्टर मान लिया। अब इसका विकर्ण क्या होगा? तो मैं स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन दिया था इसका, तो विकर्ण बताया था इनके सेंटर से होता हुआ जाता है। विकर्ण होगा A वेक्टर + B वेक्टर, ये इसके सेंटर से होता हुआ जाता है। तो A वेक्टर + B वेक्टर हमने ये मान लिया, इसको C वेक्टर हो गया। ये C वेक्टर हम निकाल रहे हैं, A वेक्टर की वैल्यू रखी, B वेक्टर की वैल्यू रखी, इनको सॉल्व करा हमने, ये आ गया। अब विकर्ण C के समांतर मात्रक सदिश, अब हमें इसका मात्रक सदिश निकालना है। चाहे हम C वेक्टर का निकालें, उसका समांतर सेम होगा ये, तो ये हो जाएगा C कैप C मात्रक सदिश, या C कैप C वेक्टर अपॉन मॉडुलस C। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 3i - 6j + 2k अपॉन √3 का स्क्वायर +- 6 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर।
तो इसका आंसर आ जाएगा 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। अभी हमें इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। क्षेत्रफल के लिए ए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मॉडुलस निकालेंगे। इनका क्रॉस प्रोडक्ट तो आई जे के और इसके गुणांक लिख देंगे हम, और इसको सारणी की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर इनका मॉडुलस निकालेंगे, 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 605। 605 के गुणनखंड करो, ये आ गया 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 कम 5 11 और 11, तो 11 इंटू 11 इंटू 5, इसके ऊपर लाइन खींच दी 2 के ऊपर क्योंकि वर्गमूल है, तो 11√5 वर्ग इकाई। 11वां क्वेश्चन है, दर्शाइए OX, OY एवं OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक्भुजाएं 1/√3, 1/√3 और 1/√3 है। तो हम ये मान के चलते, माना एक सदिश OP है, वो OX, OY और OZ अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है। तो कोई ये एक्स वाई जेड प्लेन है हमारे पास, एक्स वाई जेड प्लेन है। OP कोई सदिश है और ये एक्स के साथ भी अल्फा कोण बना रहा है, सबके साथ बराबर झुका है, मतलब सबके साथ समान कोण बना रही है। P वाई के साथ भी अल्फा बना रहा है और P जेड के साथ भी अल्फा कोण बना रहा है। P इन तीनों के साथ, एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ, यहाँ से ये अल्फा कोण, यहाँ से ये अल्फा कोण और यहाँ से ये अल्फा कोण, तो सबके साथ अल्फा कोण बना रहा है। सदिश OP की दिक्भुजाएं क्या होंगी? कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा। L भी कॉस अल्फा हो गया, M भी कॉस अल्फा हो गया और N भी कॉस अल्फा हो जाएगा। तो L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, हमें ये पता है। L की वैल्यू रख दी, M की रख दी, N की रख दी, सॉल्व करा इसको, तो कॉस अल्फा आ गया हमारा प्लस माइनस 1/√3। तो 1/√3, 1/√3 और 1/√3 इसकी दिक्भुजाएं हैं। 12वां क्वेश्चन है, हमें 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। हम एक ऐसा सदिश ज्ञात कर रहे हैं कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर लंब हो। तो ये 3 वेक्टर हमें दे दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक सदिश डी इस प्रकार है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर लंब है और ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर ये 15 के इक्वल है। अतः ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पर लंब सदिश डी वेक्टर के समांतर होगा। जैसे कि ऊंचाई जो होती है किसी रूम की ऊंचाई, वो इसकी लंबाई और चौड़ाई पे लंब होती है। किसी भी रूम की ऊंचाई उसकी लंबाई और चौड़ाई पे लंब होती है। तो इस तरह से ए क्रॉस बी, एक लंबाई एक चौड़ाई एक तरह से मान लो, उस पर लंब सदिश डी वेक्टर होगा। डी वेक्टर को ऊंचाई मान लो, तो डी वेक्टर हो गया लैम्डा। अब समांतर है तो लैम्डा ए क्रॉस बी, समांतर में लैम्डा का लगता है अदिश लैम्डा, तो डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, आई जे के सारणी की तरह इसको सॉल्व कर लिया। 32i माइनस जे माइनस 14 के समीकरण 1 से डी वेक्टर हो गया लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी 32i माइनस जे माइनस 14 के, तो 32 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे माइनस 14 लैम्डा के। अब हमें एक चीज़ और दी हुई है कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर ये 15 के इक्वल है। अभी ऊपर मैंने तुम्हें थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये सी वेक्टर है, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर जो अभी लिखवाया था कि एक सदिश डी वेक्टर इस प्रकार है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर लंब है और सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर ये 15 के इक्वल हमें हुआ है। तो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर 15 हो गया, सी वेक्टर की वैल्यू रख दी, डी वेक्टर की वैल्यू रख दी, डॉट का सूत्र लगा दिया कि 32 दूनी 64 लैम्डा। अब इन दोनों को करेंगे सिर्फ लैम्डा इंटू 1 प्लस लैम्डा और इन दोनों करेंगे 56 लैम्डा। सॉल्व करेंगे लैम्डा की वैल्यू, ये 15/9 5/3 आ गई। समीकरण 2 से डी वेक्टर आ जाएगा 5/3 इंटू 32i माइनस जे माइनस 14 के आंसर। नंबर 13 करते हैं, सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का 2 सदिश होते हैं, इनके योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है। तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें दे दिया ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 2 वेक्टर और दिए हैं, एक को हमने बी वेक्टर मान लिया 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 5 के कैप,
दूसरे को सी वेक्टर मान लिया लैम्डा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब बी और सी के योगफल की दिशा में, तो इन दोनों का योगफल निकाला, बी और सी का योगफल, इसको हमने मान लिया डी। डी इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब डी वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये हमारा आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k। अब इसका मात्रक सदिश क्योंकि दिया है कि जो दो वेक्टर बी और सी वेक्टर हमने माने हैं उनके योगफल की दिशा में मात्रक सदिश। अब हम इसका मात्रक सदिश निकालेंगे, तो पहले मॉडुलस डी निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। बी वेक्टर और सी वेक्टर के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश, मतलब इन दोनों का योगफल डी हो गया। डी वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश, तो डी कैप हो गया डी वेक्टर अपॉन मॉडुलस डी। डी मात्रक सदिश, ये इसके ऊपर वेक्टर डी ये हो गया और मॉडुलस डी ये हो गया। अब दे रखा है इसका ए वेक्टर का डी के साथ अदिश गुणनफल, ये 1 के इक्वल है। तो ए वेक्टर ये है, डी मात्रक सदिश ये है, इन दोनों का अदिश गुणन, अदिश मतलब डॉट, तो इन दोनों का अदिश गुणनफल करना है, डॉट करना है, ये 1 के इक्वल है। तो अब इन दोनों को अदिश गुणनफल करेंगे तो 1 इंटू 2 लैम्डा, 1 इंटू 6 और 1 इंटू माइनस 2। सॉल्व करेंगे 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा के लैम्डा प्लस 6। इसको इधर गुणा कर देंगे, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, दोनों का वर्क करेंगे, लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा प्लस 36 और ये इसका अंडर रूट हट जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ए बी और सी ये तीनों वेक्टर समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं। समान परिमाण मतलब इनके परिमाण समान कर दिए हमने और इसको मान लिया हमने लैम्डा। समान परिमाण इसका मॉडुलस होता है, तो इनका मॉडुलस इक्वल है, वो लैम्डा के इक्वल है। और ये भी दिया हुआ है कि ये लंबवत हैं, तो ए डॉट बी 0 के इक्वल, बी डॉट सी 0 के इक्वल और सी डॉट ए 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हमें ये दिखाना है कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी तीनों के साथ बराबर झुका हुआ है। तो हम ये मान लेते हैं कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सदिश ए के साथ अल्फा कोण बनाता है। तो कोस अल्फा ये हो गया, सूत्र इसमें ये लगा रहे हैं हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉडुलस से मॉडुलस बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन मॉडुलस से मॉडुलस बी, एक ये ले लिया हमने और एक ये ले लिया, दो वेक्टर है हमारे पास, तो एक ये और एक ये अपॉन इन दोनों का मॉडुलस। सॉल्व करो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये ए प्लस बी प्लस सी, और ये हमने इसका परिमाण लैम्डा के इक्वल माना था, तो लैम्डा रख दिया हमने इसमें। अब ये हो गया, ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मॉडुलस ए स्क्वायर, ये हमें 0 दिया हुआ है, ये भी हमें 0 दिया हुआ है, और ये एज इट इज़, तो लैम्डा भी एज इट इज़। अब ये मॉडुलस ए, अब 0 0 तो हट गए, मॉडुलस ए का स्क्वायर, मॉडुलस ए लैम्डा के इक्वल है, तो मॉडुलस ए का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर हो गया, मॉडुलस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लैम्डा। अब लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला, बचेगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब तुम देख रहे हो यहाँ पर ए बी सी तीनों आ गए, यहाँ पे कुछ अल्फ़ा बीटा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कुछ नहीं है, मतलब अल्फ़ा में लैम्डा आना है, अल्फ़ा आ गया कॉस इनवर्स लैम्डा अपॉन मॉडुलस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब जब कॉस अल्फ़ा लैम्डा अपॉन मॉडुलस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, कॉस बीटा भी यही हो जाएगा, वे तीनों ही इसमें आ रहे हैं सेम, कॉस गामा भी यही हो जाएगा लैम्डा। सब में देखो सेम आ गया, लैम्डा 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 क्योंकि कॉमन है, वहाँ पे चाहे बी वेक्टर हो तो भी लैम्डा, मॉडुलस बी वेक्टर हो तो भी लैम्डा, मॉडुलस सी वेक्टर हो तो भी लैम्डा। तो हमने इससे तीनों कोण निकाल लिए, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों सेम आ गए हमारे, अतः अल्फ़ा बीटा और गामा इक्वल हैं, कोण बराबर हैं, अतः सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के साथ बराबर झुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी का स्क्वायर। यदि और केवल यदि, इसका साइन ऐसे होता है, यदि और केवल यदि। अब इसका मतलब समझाती हूँ, क्या मतलब होता है इसका। ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत है। अगर हम ये लेके चलते हैं, यदि और केवल यदि का मतलब होता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो हमें राइट हैंड साइड को प्रूव करना पड़ेगा, और अगर राइट हैंड साइड लेके चलते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो दोनों केस लेके चलने पड़ते हैं इसमें। लेफ्ट बार लेके चल के राइट को प्रूव करना है, और एक बार राइट लेके लेफ्ट को प्रूव करना है। यदि और केवल यदि का मतलब ये होता है। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। हम ये LHS हम इसको लेके चल रहे हैं, दिया है LHS वाला, और सिद्ध करना है हमें RHS वाला कि ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। इनका डॉट प्रोडक्ट ये दिया इक्वल, इसको ओपन करा, ए वेक्टर लिया, इसको ब्रैकेट में ले लिया, फिर बी वेक्टर लिया, इसको ब्रैकेट में ले लिया, ये एज इट इज रख दिया हमने। अब इसको मल्टीप्लाई करा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ पे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये एज इट इज आ गया। और सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया मॉडुलस ए का स्क्वायर, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसमें हमने क्रम विनिमय लगा दिया। तो जो भी आप रूल लगाते हो, अगर उसको लिख दोगे कि तुम कौन सा रूल लगा रहे हो, तो उसके मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये मॉडुलस बी का वेक्टर, ये हो गया हमारे पास, ये मॉडुलस है, ये दोनों जुड़ गए, 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये बी वेक्टर का स्क्वायर, ये हमारा एज इट इज आ गया। अब इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के इक्वल आ गया। और अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत है, क्योंकि हमें पता है ना तो ए वेक्टर 0 है ना बी वेक्टर 0 है। 0 किस केस में होता है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाए तो आंसर 0 आता है, या तो ये 0 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, अगर बी वेक्टर 0 हो गया तो भी 0 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में से कोई भी नहीं है। इसका मतलब कॉस थीटा जो है, इसको अगर थोड़ा और समझना है तो मॉडुलस है मॉडुलस भी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ना तो ये 0 है ना ये 0 है, तो इम्प्लाइज क्या करते हैं, कॉस थीटा 0 है, और कॉस थीटा 0 है तो थीटा 90 डिग्री हो गया। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत हैं। अब इसका हम अपोजिट लेके चलते हैं, RHS लेके चलते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत है, सिद्ध करना है हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये इसके इक्वल है। LHS लेके चलते हैं, ये तो हमें दिया हुआ है, इसमें LHS लेके चलेंगे, RHS इस वाले को प्रूव कर देंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसमें रूल लगाए, सॉल्व कराए। तो जैसे पिछला करा था वैसे यहाँ तक पहुँच गए हम। ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। अब हमें दे रखा है लंबवत है। लंबवत में क्या होता है, रूल होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के इक्वल होता है। हमने इसको 0 के इक्वल रख दिया, तो हमारे पास ये बच गया मॉडुलस ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी का स्क्वायर, और यही RHS है। इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया कि यदि और केवल यदि वाला केस कि दोनों तरफ से ये प्रूव हो जाएगा। 16 क्वेश्चन में ये ऑप्शन वाले आ गए, 4 आंसर वाले, इनको मैं समझा रही हूँ फुल करके, बट आप आंसर लिखोगे अगर सॉल्व करना अभी है। अभी तो आप फेयर में सॉल्व करोगे, लेकिन एग्ज़ाम में आप इसको फेयर में सॉल्व नहीं करोगे, सिर्फ इनका आंसर लिखोगे। सॉल्व करना है तो रफ में कर देना। जो दिया है हमें 2 सदिश दिए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। ये कब 4 ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, और ये दिया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के इक्वल या 0 से बड़ा है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के इक्वल या 0 से बड़ा है, सूत्र लगा दिया इसमें। अब ए ये तो 0 से बड़ा होगा ही होगा, 0 हो नहीं सकता। बी वेक्टर मॉडुलस भी ये भी 0 से बड़ा होगा, तो ये दोनों तो 0 से बड़े हैं ही। तो अब क्या रह गया, ये रह गया इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा, 0 के इक्वल ये 0 से बड़ा, यही रह जाएगा। अब 0 से बड़ा और 0 से इक्वल, अब ये 0 से बड़ा मतलब धनात्मक हो गया। कॉस थीटा धनात्मक 2 केस में होते हैं, हमें फर्स्ट केस लेना होता है, तो इसमें फर्स्ट और चौथे चतुर्थांश में होता है ये। तो इसका फर्स्ट चतुर्थांश वाला हमारा आंसर आ जाएगा थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू π/2। तो बी पार्ट हमारा इसका आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 17 है, मान लीजिए ए और बी 2 मात्रक सदिश है।
तो मॉडुलस ए 1 के इक्वल, मॉडुलस बी 1 के इक्वल, दोनों मात्रक सदिश हैं, उनके बीच का कोण दे दिया थीटा। हमें ये बताना है कि ये मात्रक सदिश होगा, ए प्लस बी मात्रक सदिश है यदि आगे 4 ऑप्शन है। तो इसमें हमें मात्रक सदिश हमें होगा, एक मान लिया हमने इसको कि मात्रक सदिश है, उस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो वर्क करेंगे पहले, इसका वर्क करके इसको वर्क मतलब डॉट प्रोडक्ट हो गया, सॉल्व करेंगे इसको, या आपने ऐसे क्वेश्चन पहले भी सॉल्व करे हुए हैं। अब मॉडुलस ए ये भी 1 हो गया, मॉडुलस बी का स्क्वायर 1 हो गया, ये 1, इस 1 से ये 1 कैंसिल कर दो, तो 1 + 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के इक्वल, 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर -1 के इक्वल, ये ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर -1/2 के इक्वल, सूत्र लगा दिया इसमें। अब ये मॉडुलस ए भी 1 है, मॉडुलस बी भी 1 है, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, cos थीटा आ गया माइनस cos π/3। अब माइनस हटाने के लिए माइनस कहाँ होता है, cos में माइनस दूसरे चतुर्थांश में होता है, cos में, और तीसरे चतुर्थांश में। तो हम दूसरे चतुर्थांश वाला पहले लेते हैं, तो ये cos π - π/3 हो गया, ये हो गया cos 2π/3 और थीटा की वैल्यू आ गई 2π/3। डी पार्ट इसका आंसर है, 2π/3 इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन 18वां हमें दे रखे हैं, दो सदिश ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, नहीं सॉरी 18वां क्वेश्चन है, ये में दिया हुआ है आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के और के क्रॉस आई डॉट जे। अब इसका तो हमें बताया है ये क्लॉकवाइज घूमती है, जे क्रॉस के आई के इक्वल होता है, आई क्रॉस के उल्टा घूम रहा है ये, तो माइनस जे, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, एक्सरसाइज 10.4 की वीडियो में चीज़ समझाइए। ये माइनस जे आ जाएगा और आई क्रॉस जे ये के कैप के इक्वल, आई क्रॉस आई 1, जे क्रॉस जे ये -1 हो गया और के क्रॉस के 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 आंसर आ गया, सी पार्ट इसका आंसर आ गया 1। 19वां क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है और ये कंडीशन दी हुई है कि इनका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस ये बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। तो हम ये इसका सूत्र लगाया पहले हमने और मॉडुलस लगा दिया बार हमने, इसका भी सूत्र लगाया और मॉडुलस लगा दिया, और यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर होता है मगर 1 के इक्वल होता है तो उसको छोड़ दिया। अब मॉडुलस, इसका डबल मॉडुलस, ये सेम मॉडुलस ही रहेगा, इसका मॉडुलस ही मॉडुलस रहेगा, cos थीटा बचा, इसका मॉडुलस मिल गया है। ऐसे ये मॉडुलस डबल मॉडुलस हो गया तो ये सेम मॉडुलस ही रहेगा, इसका भी डबल मॉडुलस है, ये भी सेम पर रहेगा, और ये साइन थीटा का मॉडुलस साइन थीटा हो गया। अब ये दोनों तो इससे ये कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल कर दो, बाकी क्या बचा, cos थीटा का मोड साइन थीटा का मोड, ये इसको साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू कर दो, इसको नीचे ले आओ, साइन थीटा अपॉन cos थीटा 1 के इक्वल हो गया, ये tan थीटा के इक्वल हो गया मॉडुलस इसका। अब मॉडुलस हटाओ तो 10 π/4 और थीटा की वैल्यू आ गई π/4। अब ये आपका चैप्टर फिनिश होता है, इसके एग्जाम्पल्स कीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।